Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Hopefully everyone is fine. Today our topic is about importance of phosphoglyceraldehyde or glyceraldehyde 3-phosphate, cellular respiration in fats and protein, and at last we have also discussed about the effect of temperature on ribulose bisphosphate for class first year biology. Now first we discuss about the learning objective. Today we have to discuss about the importance of phosphoglyceraldehyde or glyceraldehyde 3-phosphate, and it is basically the intermediate compound of the respiration and photosynthesis. Also discuss about the cellular respiration in fats and protein, and at last we also discuss about the effects of temperature on ribulose bisphosphate. Basically in this we have to discuss about their enzymatic action. Now first we discuss about the importance of phosphoglyceraldehyde or glyceraldehyde 3-phosphate. This is the intermediate molecule of the photosynthesis and respiration. In respiration, phosphoglyceraldehyde appears in glycolysis, and where they are responsible for the production of the 2-NADH molecule, and which are and also responsible for the formation of the pyruvic acid. आपने ग्लाइकोलाइसिस जो है वो पढ़ चुके हुए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, और दो स्टेप्स में इसकी ब्रेकडाउन होती है. एक को हम ने जो कहा था कि जिसमें क्या है आपकी जो है एनर्जी यूटिलाइज होती है, और दूसरे स्टेप में आपको एनर्जी जो है वो मिलेगी. जिसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है उसको हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, और जिसमें एनर्जी बनती है उसको हम जो है वो पे ऑफ फेज कहेंगे. तो बेसिकली क्या हुआ था कि जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट आपके पास जब बन गया था, जो आपकी प्रिपरेटिव फेज के अंदर जब आखिरी स्टेप था, तो उसमें हमारे पास जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कंपाउंड बना था, जिसके बाद जो है फर्दर उसकी जो है ब्रेकडाउन हुई, और हमसे हमारे पास उसमें की वजह से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ pyruvic एसिड बने थे. साथ साथ हमारे पास NADH और ATP की प्रोडक्शन हुई थी. जो ये NADH की प्रोडक्शन जो और ATP की जो प्रोडक्शन हुई थी, they are responsible, that is the energy compound, or that's why this intermediate compound is very important in respect of for the energy production. अगर हम डायग्राम से डिस्कस करें तो ये आपका प्रिपरेटरी फेज है जिसके अंदर 2 ATP मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए थे और 2 ATP बन गए थे. फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट जो बना था वो फर्दर ब्रेकडाउन हुआ था किसमें phosphoglyceraldehyde 3-फॉस्फेट के अंदर. ये 2 कंपाउंड्स इधर ये शो कर दिए गए हैं कि 2 कंपाउंड्स हमारे पास phosphoglyceraldehyde के बने या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के बने हैं, जिसकी फर्दर ब्रेकडाउन हुई है pyruvic एसिड में, और जिसकी मदद से हमें 2 ATP के मॉलिक्यूल और 2 NADH के मॉलिक्यूल मिलेंगे. और इसकी वजह से इस मदद से हमें क्या होगा कि ये जो एनर्जी कंपाउंड मिले हैं, दैट्स वाई ये जो phosphoglyceraldehyde 3-फॉस्फेट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, और जिसकी मदद से हमें जो है रिड्यूस फॉर्म में जो है वो एनर्जी करेंसी मिलती है. तो ये ग्लाइकोलाइसिस का इंटरमीडिएटेड कंपाउंड का phosphoglyceraldehyde 3-फॉस्फेट. अब हम जो हमारे रेस्पिरेशन का हिस्सा है, सेलुलर रेस्पिरेशन का हिस्सा है, इसी तरह ये फोटोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है. इंटरमीडिएटेड कंपाउंड बनेगा. फोटोसिंथेसिस में ये कहाँ पे बनता है? कैल्विन साइकिल में. प्रीवियस लेक्चर्स में आप कैल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन को पढ़ चुके हैं, जहाँ पे phosphoglyceraldehyde या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है वो जब ग्लूकोज फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है विद इन द क्लोरोप्लास्ट, एंड दिस ग्लूकोज फॉस्फेट इज देन कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. और स्टार्च जो है वो स्टोर हो जाता है कि जो सारी बात है ये जो प्लांट बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर होती है. इसको अगर हम डायग्राम से डिस्कस करें
तो अगर आप अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आप ये पढ़ चुके हैं कि रिबोलोस बिसफॉस्फेट जो है वो कार्बन के मॉलिक्यूल को फिक्स करेगा, और जब वो कार्बन मॉलिक्यूल को फिक्स करता है अल्टीमेटली उसका जो रिडक्शन फेज पे जाएगा, देन दे आर गिव अस द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और आपके पास 6 मॉलिक्यूल्स आ जाते थे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के। और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बेसिकली ये इसे हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी कहेंगे या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट भी कहेंगे। ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है उसका एक मॉलिक्यूल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द ग्लूकोज, और जब वो ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज फॉस्फेट बनाएगा, तो बेसिकली वो क्लोरोप्लास्ट में बनेगी, और वो क्लोरोप्लास्ट में बन के कन्वर्ट हो जाएगी स्टार्च में, और जब वो स्टार्च में कन्वर्ट होगी दैट इज़ द स्टोरेज फॉर्म इन द प्लांट। तो बाकी जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है वो रिबोलोस बिसफॉस्फेट है उसको रीजनरेट करने में यूटिलाइज हो जाएंगे। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड in photosynthesis. In dark reaction they are involved for the production of the glucose molecule and which is stored in the form of the starch. तो ये इस वजह से जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है वो फोटोसिंथेसिस में भी बनता है, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है वो रेस्पिरेशन के अंदर भी बनता है। दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज अ इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो ये तो हमने डिस्कस किया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के बारे में, ये इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये दोनों के अंदर क्या है यूटिलाइज होता है, और ये क्या करता है एक जगह पे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रहा है और दूसरी जगह में हमें एनर्जी की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। तो ये तो था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के बारे में। अब फर्दर जो है अब हम सेलुलर रेस्पिरेशन और फैट्स एंड प्रोटीन को डिस्कस करेंगे कि जो फैट्स एंड प्रोटीन के भी मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं एंड और उसके बाद वो भी इंटर होंगे क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, एंड और उनकी वजह से भी एनर्जी प्रोडक्शन होगी। अब हम इसको डायग्राम से डिस्कस करते हैं। जब आपने कार्बोहाइड्रेट से तो आप पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट शुगर्स में जो शुगर की फॉर्म में मौजूद होती है, ग्लूकोज मतलब प्रेजेंट है, ग्लाइकोलिसिस होगी, ग्लाइकोलिसिस से आपके पास जो पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट जो है से एसिटाइल कोए बनेगा जिसे हमने ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में पढ़ चुके हैं। और ये जो एसिटाइल कोए जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल जिसे हम जो है क्रैब साइकिल कहते हैं उसमें इंटर होगा, और उसकी मदद से हमारे पास क्या एटीपी की प्रोडक्शन होगी जिसे आपने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोर रिलेशनशिप इधर लिखा हुआ है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोर रिलेशनशिप का क्या मतलब है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है जो आपके पास एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है उससे आपके पास क्या बनेगा एटीपी की प्रोडक्शन होगी, और आपके पास जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी तो आपके पास 36 जो है वो एटीपी की प्रोडक्शन होगी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। अब इसी तरह जो फैट्स हैं, फैट्स क्या होते हैं, फैट्स की जब ब्रेकडाउन होती है बॉडी के अंदर तो वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बन जाते हैं, और फिर आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो फैट्स हैं वो स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो जो ग्लाइकोजन है वो ब्रेकडाउन होती है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में, तो जो ग्लिसरॉल है वो कन्वर्ट की जाती है किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर, और जो फैटी एसिड्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है बॉडी में एसिटाइल को ए में। जैसे ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगी तो ये इंटर हो जाएगी किधर, ग्लाइकोलिसिस के अंदर, और जब ये फैटी एसिड जिसे एसिटाइल को ए बनेगा देन दे इंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड इंटर्स इनटू अ साइकिल दैट इज द क्रेब्स साइकिल। तो फैट से भी क्या होता है कि आपकी ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में जब ये एंटर होगी तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, और इनसे भी क्या होगी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोर रिलेशनशिप होगी। इसका मतलब ये कि जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगी जिसे जो दैट इज़ द एनर्जी मॉलिक्यूल। इसी तरह प्रोटीन से क्या है कि प्रोटीन की भी ब्रेकडाउन कर दी जाएगी और उससे क्या पायरुवेट बन जाएगा। जब वो पायरुवेट बनेगा तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये जब आपके पास पायरुवेट बन जाएगा तो वो किस में इंटर हो जाएगी, जाहिर बात है पायरुवेट आपका ग्लाइकोलिसिस का हिस्सा, ग्लाइकोलिसिस में इंटर है, तो पायरुवेट की भी फर्दर जो है
वो ऑक्सीडेशन होगी एंड देन दे कन्वर्ट इनटू एसिटाइल CoA एंड दिस एसिटाइल CoA enters into a Krebs cycle which is responsible for the oxidative phosphorylation and responsible for the production of ATP। तो इसकी मदद से भी क्या होगा, हमारे पास ATP सिंथेसिस हो जाएगी और जो पीछे ये अमोनिया रह गया, दिस अमोनिया जो है बिकम द पार्ट ऑफ द यूरिया। आपके पास जो है ये जो है यूरिन साइकिल है उसका पार्ट बन जाएगी और बॉडी से स्क्रीट आउट हो जाएगी। तो अमाइनो एसिड्स की भी जब ब्रेकडाउन होती है तो उसमें आपके पास जो है ये पैरोवेट बनता है जिसकी मदद से, और एसिटाइल CoA बनेगा जिसकी मदद से ये क्रैब साइकिल में एंटर हो जाएगी और क्रैब साइकिल से आपको पता है कि NADH FADH मॉलिक्यूल बनेंगे जी, और उनकी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाते हैं तो उनकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोर रिलेशनशिप होती है जिसकी मदद से हमारे पास ATP की प्रोडक्शन होती है। तो इस तरह हमारे पास प्रोटीन से भी फैट से भी क्या है एनर्जी जो है वो हासिल की जाती है और ये भी हमारा जो है सेलुलर रेस्पिरेशन का हिस्सा बनती है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो उनसे भी हमने जो है वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि कार्बोहाइड्रेट से कैसे जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये तो था कि सिर्फ जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ही खाली एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती बल्कि प्रोटीन और फैट्स के भी मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करके एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है ताकि जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का वो मेंटेन रखा जा सके। दैन दिस इज होल मैकेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिक पूल। तो ये जो आपके पास जिसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट्स इन्वॉल्व हैं और इनसे एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है ताकि मेटाबॉलिज्म को मेंटेन किया जाए, तो इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक पूल कहेंगे कि ये लाइफ का मेटाबॉलिक पूल है। मतलब इसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो एग्जिस्ट कर रही है तो उसको एनर्जी मिल रही है ताकि वो डिफरेंट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उनको कर सके। नए कंपाउंड्स बनेंगे भी और जो है कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन भी होगी। वो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो एनर्जी यूटिलाइज करते हैं जिनकी मदद से आपने पढ़ चुके हैं कंडेंसेशन भी होती है और हाइड्रोलाइसिस भी होती है। तो फर्द जो ये प्रोसेस हैं वो आराम से टेक्स प्लेस करेंगे और जो है लाइफ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करेगी। और दैट्स व्हाई दिस होल प्रोसेस होल मैकेनिज्म इज कंसीडर एज अ मेटाबॉलिक पूल। तो ये तो हमने बात करी सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन की। अब हम फर्दर जो है वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन राइबोलोज बिसफॉस्फेट की बात करेंगे। आपको पता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट का जो काम है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द डायरेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज ग्लूकोज। तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट बेसिकली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। तो ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हुए हैं कि राइबोलोज का क्या फंक्शन है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा और डायरेक्शन में फिक्स करता है और जिसकी वजह से ऑर्गेनिक फूड जो है वो बनेगा, दैट इज़ ग्लूकोज बनेगी। तो इसका मतलब है कि नॉर्मली राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है कार्बो ऑक्सीलेज का काम करेगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है और उसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। लेकिन टेम्परेचर की वजह से क्या करता है, इसकी दो एक्टिविटीज़ हमने देखी पढ़ेंगे। एक क्या, फोटो रेस्पिरेशन, जिसको आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की में जो है वो राइबोलोज कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करने की बजाय वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है और जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन होती है, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इसका मतलब हुआ कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है वो दो तरह की एक्टिविटीज़ कर सकता है। एक को हम कह सकते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी और एक को हम कह सकते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। अब नॉर्मल कंडीशन में तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है वो कार्बोक्सिलेज वाली एक्टिविटी करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा और जो है इसको कन्वर्ट कर देगा ऑर्गेनिक फूड के अंदर, जो है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है हॉट डे में तो प्लांट्स के अंदर एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस होगा और विच इज रिस्पॉन्सिबल टू क्लोजिंग द स्टोमेटा। जैसे एब्सिसिक एसिड रिलीज होगा और उनकी वजह से टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा हॉट डे के अंदर तो एब्सिसिक एसिड ज़्यादा रिलीज होगा जिसकी वजह से स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएंगे ताकि जो है वो ट्रांसपिरेशन रेट को कम किया जाए ताकि अल्टीमेटली प्लांट सेल्स की डेथ ना हो सके।
तो इस नतीजे में क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन के इनसाइड द लीफ विल इंक्रीज टू द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली क्या हो जाता है कि जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड की निस्बत के अगर कंपेयर किया जाए, तो जिसकी वजह से क्या होगा, देन रेबुलोस एक्ट एज अ ऑक्सीजनेज। वो ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी अपनाएगा। रेबुलोस जो है वो अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा या रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो किसको कैरी करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा और फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा। और अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस की जो एनर्जी थी वो भी वेस्ट हो जाएगी और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं बनेंगे। और हमने फोटो रेस्पिरेशन को डिटेल में डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि इसकी वजह से एक तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हमारा नहीं बनता, जो ग्लूकोज है वो भी नहीं बनेगा, और दूसरा नुकसान ये होता है जितनी भी आपकी एनर्जी है वो सारी क्या हो जाती है फोटोसिंथेसिस की, वो वेस्ट हो जाती है। तो ये तो था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेबुलोस का, रेबुलोस बिसफॉस्फेट पे, कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो एब्सिसिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द लीफ ज़्यादा हो जाती है। दैट्स वाई रेबुलोस जो है वो ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, रेबुलोस ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करेगा। मतलब रेबुलोस जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और फोटो रेस्पिरेशन करेगा, जिसकी वजह से जो आपका नॉर्मल प्रोसेस था, डार्क रिएक्शन था, कैल्विन रिएक्शन जो था वो रुक जाएगा, कैल्विन साइकिल नहीं चल सकेगी, और जिसकी वजह से आपका ऑर्गेनिक फूड नहीं बनेगा। तो ये तो था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेबुलोस बिसफॉस्फेट के बारे में। तो आज हमारा जो ये चैप्टर था, चैप्टर 4, वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट टाइम जो है वो चैप्टर 5 को शुरू करेंगे। तो ये जो हमारा चैप्टर था जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को जो है डिटेल में पढ़ा है, ये अब हमारा चैप्टर जो है इसके सारे पॉइंट्स, सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टाइम जो है हम वायरस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।